नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की डेट है 15 जुलाई 2023। आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रीलिम्स मंत्रा की डिस्कशन की। इस पहले आर्टिकल में हम बात करेंगे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के बारे में। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल क्या एक स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो यहाँ याद रखना कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि आपके 5th शेड्यूल में मेंशन की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के। अब यहाँ आप समझिए कि ये किन एरियाज में बनती है। देखिए, जिन भी एरिया को आप शेड्यूल एरिया कहते हैं उन सभी एरिया में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाना जरूरी है। अब ये जो शेड्यूल एरिया है ये डिक्लेयर कौन करते हैं? ये डिक्लेयर करते हैं आपके प्रेसिडेंट। लेकिन यहाँ पर एक शर्त होती है। शर्त यह है कि वहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन मोर देन 50% होनी चाहिए, तभी उस एरिया को शेड्यूल एरिया की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। जब ये काउंसिल बनती है तो इसमें टोटल 24 मेंबर रहते हैं, मतलब मैक्सिमम यहाँ पे 24 मेंबर रह सकते हैं, जिसमें से 3/4 यानी 75% आपके वो MLAs रहते हैं जो रिजर्व सीट से जीत के आए हों, मतलब ट्राइबल कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हों। अब इस काउंसिल का एम क्या है? ये प्रमोट करती है एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी का। साथ ही साथ ये वर्क करती है कि कैसे सोशल जस्टिस को प्रमोट कर सके इन ट्राइबल्स के लिए। अब यहाँ इन एरिया के प्रति जो गवर्नर है इनको कुछ स्पेशल पावर दी गई है। जैसे मान लीजिए कोई स्टेट का लॉ है या कोई सेंटर का लॉ है, तो ये लॉ किस तरह से एप्लीकेबल होंगे एक ट्राइबल एरिया पे या शेड्यूल एरिया पे, इसके बारे में जो डिसीजन है वो आपके गवर्नर ही लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पीस एंड प्रोस्पैरिटी को मेंटेन करने के लिए और गुड गवर्नेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए अगर लॉ बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नर के पास वो भी पावर यहाँ पे रहती है। मनी लेंडिंग इस एरिया में किस तरह से की जा सकती है या की भी जा सकती है या नहीं, इस चीज़ को रेगुलेट करने के भी प्रावधान यहाँ पर गवर्नर के पास ही हैं। अब ये आर्टिकल न्यूज़ में क्यों था? तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि झारखंड में अभी तक क्या होता था कि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो एक्स ऑफिशियो हेड करते थे इस ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को। अभी हाल फिलहाल में जो गवर्नर है उन्होंने कहा है कि मेरे को स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ट्राइबल एरियाज़ को लेके या शेड्यूल एरिया को लेके, तो यहाँ पर इस काउंसिल को हेड मुझे करना चाहिए। तो यहाँ पर टेक ओवर करना चाहते हैं वो इस काउंसिल को। इस वजह से कुछ स्टेट और गवर्नर के बीच में यहाँ पर आपको टसल देखने को मिल रही है। अब जो ट्राइबल एरिया है इससे रिलेटेड एक और आपको शेड्यूल याद रखना है, दैट इज शेड्यूल 6। अब शेड्यूल 6 में कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। देखिए, ये बात करता है ATM विदाउट मनी के बारे में। अब व्हाट डू यू मीन बाय ATM विदाउट मनी? यानी असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय, ये 4 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर ऑटोनॉमस काउंसिल्स बनती हैं। अब ये जो ऑटोनॉमस काउंसिल्स हैं इनके पास लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल ये सभी पावर रहती हैं, प्लस इनके पास कुछ टैक्स लगाने की भी पावर यहाँ पे रहती है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि जो शेड्यूल एरिया है वो मेंशन किए गए हैं शेड्यूल 5 में, वेयर एज ऑटोनॉमस काउंसिल के बारे में जिक्र किया गया है शेड्यूल 6 के अंदर। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे भारतीय प्रधानमंत्री की फ्रांस विजिट के बारे में कि इसके क्या आउटकम रहे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि हम को डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि जेट इंजन भारत और फ्रांस एक साथ बनाएंगे। दूसरी चीज, ज्वाइंट डेवलपमेंट करेंगे हम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन्स की। मल्टी रोल जो आपके हेलीकॉप्टर्स रहते हैं ये सभी डिजाइन और डेवलप किए जाएंगे हेल के द्वारा, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा। अगर न्यूक्लियर पावर की बात की जाए तो यहाँ पर स्मॉल एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो हैं इसको बनाने में फ्रांस हमारी मदद करेगा। भविष्य में भारत और फ्रांस एक साथ मिलकर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को भी लॉन्च करेंगे। अब इससे रिलेटेड जो चीज़ें फाइनलाइज हैं वो अगले साल तक हो जाएंगी। साथ ही साथ हमने 26 रफेल मरीन वर्जन को भी इंडक्ट करने की सोची है भारतीय बेड़े में। अब यहाँ आपको याद रखना है कि जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है ये रफेल वहाँ से फ्लाइट भरेंगे। आखिरी चीज़ जो यहाँ पर डील हुई है वो है स्कॉर्पियन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक इंजन सबमरीन्स के बारे में। ऐसी 3 सबमरीन्स और बनाने की अभी बात हो रही है भारत के साथ फ्रांस की। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही याद रखना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे नवाब वाजिद अली शाह की, जो बेटे थे अमजद अली शाह के। अब यहाँ आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं। आप सभी ने लॉर्ड डलहौजी के बारे में तो सुना होगा। उनके टेन्योर के टाइम पे आपका एक लॉ आया था, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसमें ये कहा गया था कि भाई किसी भी शासक के, मान लीजिए एक पर्सन है, इसका कोई लीगल हायर नहीं है यानी खुद की कोई संतान नहीं है, तो इस केस में जो अडॉप्टेड सन है उसे पर्सनल प्रॉपर्टी तो मिल सकती है उस शासक की, बट जो किंगडम है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। अब उस समय डलहौजी चाहते थे कि वो अवध के ऊपर भी कब्जा कर सके, लेकिन उनके सामने कुछ परेशानी भी थी। कब्जा क्यों करना चाहते थे ये जानना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, अवध एक बहुत बड़ी मार्केट थी क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी रिच पॉपुलेशन थी और पॉपुलेशन भी काफ़ी बड़ी थी। तो इस वजह से डलहौजी इस मार्केट को कैप्चर करना चाहते थे और यहाँ पर से कॉटन भी बहुत ईजिली मिल रहा था, मतलब काफ़ी कॉटन की प्रोडक्शन भी काफ़ी हाई थी।
तो यहाँ पर इन दो कारणों की वजह से, मतलब रॉ मटेरियल और मार्केट, इन दो कारणों की वजह से डलहौजी इस एरिया को कैप्चर करना चाहते थे। अब डलहौजी के सामने एक प्रॉब्लम थी कि भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में तो ये होता था कि लीगल हायर नहीं है, उस केस में हम एरिया को कैप्चर करते थे। बट यहाँ तो आपके जो शासक हैं वाजिद अली शाह के बहुत से बच्चे थे। अब डलहौजी यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को एप्लीकेबल नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने एक्सक्यूज दिया मिस गवर्नेंस का, जिसमें इन्होंने ये कहा कि जो शासक है वो अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं निभा रहे हैं, तो इस वजह से ये ड्यूटी है क्राउन की कि ये इस एरिया को कैप्चर करें और इन लोगों को, जो शासक है, इसके अत्याचार से मुक्त करें। तो यहाँ पर इसके बाद स्टार्ट होती है आपकी रिवोल्ट ऑफ 1857, जहां पर बेगम हजरत महल, जो कि इनकी ही वाइफ थी, इन्होंने और इनके बेटे ब्रिजेश कादरी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब अक्सर नवाब वाजिद अली शाह को जाना जाता है इनके परिखाने की वजह से भी। अब परिखाना क्या है, यहाँ पर जो थिएटर आर्टिस्ट थे, ये खुद भी बहुत अच्छे थिएटर आर्टिस्ट थे, तो जो थिएटर आर्टिस्ट है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का ये सेंटर रहा है आपका। और इसके अलावा जो भी आर्टिस्ट थे, सिंगर्स थे, म्यूजिशियंस थे, इन्होंने अपने टेन्योर के टाइम पे उन्हें काफ़ी सराहा भी है। इनको एक और चीज़ के लिए भी जाना जाता है, कासिर बाग पैलेस की वजह से। इसके इनर कोर्ट को हम जिलो खाना के नाम से भी जानते हैं। अक्सर इनके नाम का जिक्र जानी आलम के नाम से भी होता है और अख्तर पिया के नाम से भी होता है। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। देखिए, अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है महाराष्ट्र के स्पीकर को। अब यहाँ पर जो आपके 10th शेड्यूल है, इसके अंडर जो डिस्क्वालिफिकेशन की जाती है उसका जिम्मा दिया गया है स्पीकर को। अब ये जो महाराष्ट्र के स्पीकर हैं, इन्होंने काफ़ी टाइम से इस केस को पेंडिंग रखा हुआ है, तो जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है कि आप इसके ऊपर जल्दी से जल्दी प्रोसीडिंग कीजिए। अब यहाँ थोड़ा बहुत 10th शेड्यूल के बारे में जान लेते हैं, जो कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इस शेड्यूल को ऐड करने के पीछे कारण ये था कि हम लेजिस्लेटर्स को डिस्करेज कर सके कि वो फ्रिक्वेंटली पार्टीज चेंज ना करें। अब यहाँ 4 सिनेरियो बताए जाते हैं जिसके तहत अगर कोई भी पर्सन डिफेक्शन करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है स्पीकर के द्वारा। अब देखिए, सबसे पहला तो ये रहता है कि कोई वॉलंटरीली अपनी पार्टी की मेंबरशिप को दे दे, उस समय उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है एमएलए की सीट से या एमपी की सीट से, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली से। अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और वो बाद में इलेक्शन के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उस केस में भी उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। साथ ही साथ कोई नॉमिनेटेड मेंबर है और 6 महीने के बाद वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो उस केस में भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। अगर मान लीजिए कोई पार्टी का मेंबर है और उसकी पार्टी ने कोई विप इशू की है, जैसे मान लीजिए किसी बिल को लेके पक्ष या विपक्ष में आपको वोट करना है, बट यहाँ पर आप अपनी पार्टी की विप्स को इशू किए हुए को मानते नहीं हैं, तो उस केस में भी पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब यहाँ आपको याद रखना है कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे स्पीकर के केस में। अब जो स्पीकर इलेक्ट होते हैं, अगर वो अपनी पार्टी से रिजाइन करना चाहते हैं तो उस केस में उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं चलेगी। इसके अलावा भारतीय संविधान में पहले एक वर्ड गिवन था स्प्लिट, जो कि रिप्लेस कर दिया गया था मर्जर से 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ। अब स्प्लिट के केस में क्या होता था, पहले की 2 पार्टी बन जाती थी एक पार्टी से। अब यहाँ मर्जर का मतलब है कि आपके 2/3 मेंबर इस फेवर में है कि वो दूसरी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इसे कहा जाता है मर्जर। तो अब मर्जर के केस में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, पहले ऐसा हुआ करता था कि स्प्लिट के केस में नहीं होती थी। फाइनल अथॉरिटी इसमें डिसीजन लेने की होती है स्पीकर की। इसी वजह से अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है महाराष्ट्र के जो स्पीकर हैं उनको, क्योंकि आपको याद होगा एकनाथ शिंदे और शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे थे, इनके बीच में जो टसल हुआ था उसके ऊपर डिसाइड करना है स्पीकर को, और वो काफ़ी डिले कर रहे हैं इस मैटर को। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर नोटिस इशू किया है स्पीकर को। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम बाउंड मैनर में डिसीजन लेने के लिए नहीं कहा गया है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम लोकेशन की बात करेंगे, टर्की और रशिया की। इन दोनों के बीच में कुछ ग्रेन को लेकर डील साइन होने वाली है, बट फिलहाल के लिए हमें यहाँ का मैप जानना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, ये लाइन जो आपकी है ये आर्टिक सर्कल की लाइन है जो पास करती है आपके रशिया से। यहाँ पर आपको कुछ वाटर बॉडीज़ देखने को मिलती है, जैसे बेरेंट सी ये है, फिर ये वाइट सी है, फिर ये कारा सी है, ये लैप्टिव सी है, ये आपकी ईस्ट साइबेरियन सी है, यहाँ पर आपको चुकचिक सी देखने को मिलता है, और ये आपकी बेरेंट सी है। ये वाटर बॉडीज़ जो आपको नॉर्थ और ईस्ट साइड में देखने को मिलती है रशिया के। इसके अलावा लैंड बॉर्डर की बात की जाए तो आपको याद रखना है यहाँ पर आपको नॉर्वे देखने को मिलता है, देन फिनलैंड, इस्तोनिया ये है आपका, ये बाल्टिक सी वाला पार्ट है, देन लुथेनिया, लुतीविया, बेलारूस, यूक्रेन,
यहाँ थोड़ा सा पार्ट आपका जॉर्जिया अर्मेनिया का आ जाता है, फिर कजाकिस्तान यहाँ पे आ जाता है, चाइना, मंगोलिया और फिर से चाइना। तो ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं आपके। अगर मरीन टाइम बॉर्डर की बात की जाए तो यहाँ पर आप जापान को याद रख लेना, जापान भी मरीन टाइम बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ। तो इस एरिया में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं टर्की की। देखिए टर्की आपके मेडिटेरियन और ब्लैक सी के बीच में कहीं लोकेटेड है। अब यहाँ आपको दो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स देखने को मिलती है। एक तो आपको टॉरस माउंटेन देखने को मिलती है और दूसरी आपकी कॉर्गलू माउंटेन यहाँ पर आपको नॉर्थ में देखने को मिलती है। एक प्लेट्यू एंटीलोनियन प्लेट्यू आपको याद रखना है, ये भी आपका टर्की में ही लोकेटेड है। अब बात की जाए इसके आसपास मिलने वाली वाटर बॉडीज की, तो ये आपको ब्लैक सी देखने को मिलता है। इसके जस्ट नॉर्थ में यहाँ पे आपको सी ऑफ अजोव देखने को मिलता है। ब्लैक सी और आपके सी ऑफ अजोव को आपस में लिंक करता है स्ट्रेट ऑफ करेच। इसके अलावा अगर आप ब्लैक सी से सी ऑफ मरमरा की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर बॉस्फोरस स्ट्रेट को आपको याद रखना है, और अगर आप मरमरा से मेडिटेरियन की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको याद रखना है स्ट्रेट ऑफ डर्डनाले। यहाँ पर आपको मेडिटेरियन सी देखने को मिल जाती है और इसके वेस्ट में यहाँ पर आपको एजियन सी देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो आपको पता होना चाहिए टर्की के आसपास। यहाँ इसके आसपास मिलने वाली कंट्रीज के बारे में भी आप जान लीजिए। पहले आपको याद रखना है जॉर्जिया को, फिर अर्मेनिया को, फिर यहाँ पर आपकी ईरान आ गई, इराक आ गई, सीरिया आ गई। ये वाला पार्ट आपका ग्रीस का है एंड ये आपका बल्गेरिया का है। आप इसे याद रख सकते हैं बिग गैस। बिग गैस वो कंट्रीज है जिसके आसपास आपको टर्की का बॉर्डर देखने को मिलता है। बी मतलब बल्गेरिया, आई फॉर ईरान, इराक, जी फॉर यहाँ पर जॉर्जिया लगा सकते हो आप, जी फॉर ग्रीस हो सकते हैं, ए फॉर अर्मेनिया एंड एस फॉर सीरिया। ये वो कंट्रीज है जिसका बॉर्डर आप देखते हैं टर्की के साथ। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी हाल फिलहाल में भारत का जो एक्सपोर्ट है पिछले 8 महीने के लो पे पहुंच चुका है। इस बारी भी भारत का जो एक्सपोर्ट है वो 22% से कम हुआ है। देखिए हुआ ये है कि जून के महीने में अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो भारत का जो ट्रेड है वो कम होता जा रहा है। अब इसके पीछे मेजर रीज़न ये बताया जा रहा है कि वेस्टर्न इकोनॉमीज़ में स्लो डाउन है, क्योंकि जैसे यूएस है इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है, बट क्योंकि यूएस में अभी स्लो डाउन चल रहा है तो लोगों की परचेजिंग पावर कम होती जा रही है। इसकी वजह से भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है। अब ट्रेड डेफिसिट बढ़ने के पीछे कारण ये है कि भारत का इंपोर्ट तो इतना ज़्यादा कम नहीं हो रहा है, बट एक्सपोर्ट बहुत तेज़ी से गिरता जा रहा है। तो इस वजह से भारत के लिए अभी थोड़ी परेशानी हो सकती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि जो आपकी वेस्टर्न कंट्रीज है इनमें अडॉप्ट की गई है टाइट मनी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया गया है। इसके कारण भी लोगों की परचेजिंग पावर कम हुई है। ये आपका दूसरा कारण बना जिसकी वजह से इंडिया के जो एक्सपोर्ट है वो कम हो गए हैं। तीसरा कारण है लॉन्ग स्टैंडिंग इन्वेंट्रीज। देखिए सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के कारण भारत के पास बहुत सा पेंडिंग स्टॉक पड़ा था। अब सबसे पहले सभी दुकानदारों की कोशिश ये रहती है कि अपने पुराने स्टॉक को निकालें। अब इसकी वजह से भी, क्योंकि उसकी मार्केट में इतनी डिमांड नहीं है, इसकी वजह से भी आपको इंडिया के ट्रेड में कमी देखने को मिल रही है। ऑल्दो अगर बात की जाए नॉन ऑयल और नॉन गोल्ड इंपोर्ट की तो वो 14% से डिक्लाइन हुआ है, बट अगर बात की जाए गोल्ड के इंपोर्ट की तो वो 82% से इंक्रीज हुआ है, क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी है। इस वजह से लोगों की गोल्ड की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है और यही कारण है कि गोल्ड का इंपोर्ट भारत में बढ़ा है पिछले कुछ सालों से। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में। देखिए सबसे पहले इसमें क्या कहा गया आप उसे समझिए। बेस इफेक्ट के कारण अभी हाल फिलहाल में भारतीय इकोनॉमी में हमें देखने को मिला डिफ्लेशन। अब डिफ्लेशन क्या होता है? मान लीजिए कोई चीज़ 100 रुपये की बिक रही थी अभी, अब थोड़े टाइम बाद इसका रेट चेंज होके हो गया 96। मतलब आपको देखने को मिल रहा है कि एक्चुअल प्राइस में कमी आई है। एक होता है डिसइन्फ्लेशन वर्ड, जहां पर इन्फ्लेशन की स्पीड में कमी आती है, बट डिफ्लेशन का मतलब होता है कि जो आपका जनरल प्राइस है उस जनरल प्राइस में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ ये इसके पीछे कारण मेन बताया जा रहा है कि बेस इफेक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि जून 2022 में जो आपकी इन्फ्लेशन थी वो लगभग 16% के आसपास थी। इस वजह से अभी आपको होलसेल प्राइस इंडेक्स में इन्फ्लेशन कम दिखाई दे रही है। बट अगर बात की जाए मिल्क की, सीरियल्स की, पल्सेस की, व्हीट की, इन सभी में इन्फ्लेशन काफ़ी तेज है। लेकिन अगर बात की जाए होलसेल प्राइस में वेजिटेबल के इन्फ्लेशन की तो यहाँ पर 22% डिफ्लेशन देखने को मिला है आपको। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स ये क्या है और कौन इसे कैलकुलेट करता है? इसे कैलकुलेट किया जाता है आपके ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। ये बहुत कॉमनली पहले यूज़ किया जाता था, अभी भी किया जाता है बहुत सी आपकी कैलकुलेशंस के लिए, और इसका बेस ईयर रहता है 2011-12। यहाँ पे हम मेजर करते हैं कि क्या गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में चेंज आया होलसेल लेवल पे। अब यहाँ एक टर्म यूज़ की है हेडलाइन इन्फ्लेशन। अब इसे समझाने के लिए मैं ये कहूँगा,
मान लीजिए आप इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर रहे हैं और इसमें से फूड और एनर्जी के प्राइस को आप निकाल देते हैं, तो इसे कहा जाता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी हाल फिलहाल में चाइनीज स्टेनलेस स्टील के ऊपर हम कस्टम ड्यूटी बढ़ाने वाले हैं, ऐसा कहा गया है हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। देखिए, चाइना से आने वाले स्टेनलेस स्टील पहले 20% हुआ करता था हमारे इंपोर्ट का, अब ये लगभग 60% हो गया। तो यहाँ पर जो आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज है, इन्होंने सनसेट क्लॉज को रिव्यू करते हुए ये कहा था कि भाई जो कस्टम ड्यूटी है इसको इंक्रीज करना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए चाइना के ऊपर। अब क्यों हम इसे लगाते हैं? देखिए, यहाँ पर कोई भी कंट्री अगर हमारे यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को डंप कर रही हो, यानी अपनी कंट्री से सस्ते दामों में यहाँ पर इंडिया में सामान बेच रही है, तो उसको अवॉइड करने के लिए कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। या हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, उसके लिए भी यहाँ पे इसे लगाया जा सकता है। और साथ के साथ अगर कोई कंट्री अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रही हो तो उनके ऊपर भी कस्टम ड्यूटी को लगाया जा सकता है। इन शॉर्ट, भारतीय बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये आपकी कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, जो कि अक्सर एक टैक्स की फॉर्म में इम्पोज की जाती है किसी भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। इसके रिगार्डिंग जो जिम्मेवारी दी गई है वो दी गई है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम को, जो कि आपके डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है आपकी। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी हाल फिलहाल में इंडिया और यूके ने क्लोजली ऑब्जर्व करने की बात की है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को। देखिए, ये दोनों कंट्रीज बहुत करीब पहुंच चुके हैं आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? जब आपसी ट्रेड के लिए हम सभी तरह के बैरियर को हटा दें और फैसिलिटेट करें ट्रेड को, तो इसे कहा जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अभी तक भारत ने 12 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं। अब यूके पहला ऐसा डेवलप्ड कंट्री होगा या इंडस्ट्रियलाइज नेशन होगा जिसके साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। अभी आने वाली मीटिंग में हमारे 5 मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं। एक तो डिजिटल ट्रेड किस तरह से हम करेंगे आपस में, दूसरा एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ मुद्दे रहेंगे और लेबर से रिलेटेड मुद्दे रहेंगे। इसके अलावा 2 मुद्दे रहेंगे आपके सम रिलेटेड टू सर्विस सेक्टर एंड रेस्ट इज योर रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये 5 ऐसे चैप्टर हैं जिसके ऊपर अभी भी डिस्कशन पेंडिंग है आउट ऑफ 26। बाकी सभी पे कंसेंसस बिल्ट हो चुकी है। ऑलमोस्ट ये आपका 11वां राउंड है नेगोशिएशन का। अब देखते हैं इसका क्या आउटकम रहता है। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे ईस्ट एशिया समिट की, जिसके साइडलाइन में इंडिया और चाइना के मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। भारत की तरफ से मिनिस्टर एस जयशंकर मौजूद थे, जिन्होंने ये कहा चाइना को कि भी अगर आप भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले बॉर्डर इशू को निपटाना ज़रूरी है। अब देखिए, ये हमारी तीसरी मीटिंग है लगभग 2-3 महीने के स्पैन में, तो लगभग सेम ही बात चल रही है यहाँ पे। हम सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं ईस्ट एशिया समिट के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 2005 में। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि कैसे रीजनल पीस, सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी को हम इंक्रीज कर सकें। इस फोरम के 6 प्रायोरिटी एरियाज हैं, जैसे एजुकेशन, फाइनेंस, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट, हेल्थ एंड पेंडेमिक, एशियन कनेक्टिविटी, इन्वायरमेंट एंड एनर्जी। अब इन 6 एरियाज़ को अगर आप देखते हैं तो मेजरली इनका जो मकसद है वो ये है कि कैसे आपस में कॉपरेशन हम इंक्रीज कर सके पॉलिटिकल लेवल पे, सिक्योरिटी लेवल पे एंड इकोनॉमिक इश्यूज़ के लेवल पे। इन टोटल यहाँ पर 18 कंट्रीज़ हैं एशिया पैसिफिक की। इस फोरम को स्टैब्लिश इन्हीं कंट्रीज़ के द्वारा किया गया था, जिसमें से 10 आपकी आसियान की हैं। आपको आज के कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आसियान में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। आसियान कंट्रीज़ के अलावा ऑस्ट्रेलिया, चाइना, न्यूजीलैंड, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, रशिया और यूएसए भी इसका पार्ट है। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज यूपीएससी मंच। आज के इस लेक्चर में इतना ही था। धन्यवाद।